अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर हमारा था चैप्टर 10 से मुतल्लिक, जिसमें हमने लास्ट टॉपिक जो स्टडी किया था वो मुख्तलिफ लोग थे जो कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को सॉल्व करते हैं। मीडिएटर, आर्बिट्रेटर, कॉन्सिलिएटर और कंसल्टेंट। अब कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ आते हैं। कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले तो कन्फ्लिक्ट होते कौन कौन से हैं। सबसे पहले है इंट्रा इंडिविजुअल कन्फ्लिक्ट्स, जो पर्सन टू पर्सन कन्फ्लिक्ट आते हैं फर्म के अंदर। फॉर एग्जांपल, दूसरों को किसी काम के लिए ब्लेम करना, फेवरेटिज्म या नेपोटिज्म करना, कि लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि अकरबा परवरी की जा रही है, विच इज़ कॉल्ड नेपोटिज्म। फिर किसी काम को करने के ऊपर डिसएग्रीमेंट का होना, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का होना, रिसोर्सेज यूज़ करने के ऊपर राइवलरी का होना। जिस तरह फर्म्स के अंदर आम तौर पे कन्फ्लिक्ट चलते हैं कि फ़लाँ एम्प्लॉय को गाड़ी मिल गई है तो मुझे भी मिलनी चाहिए। तो ये हैं बेसिकली इंडिविजुअल कन्फ्लिक्ट्स जो एम्प्लॉयज़ के दरमियान एग्जिस्ट करते हैं। दूसरे कन्फ्लिक्ट हैं इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट्स। वो कन्फ्लिक्ट जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के दरमियान या एक ही डिपार्टमेंट में मौजूद मुख्तलिफ लोगों के ग्रुप्स के दरमियान एग्जिस्ट करते हैं। दीज आर कॉल्ड इंटर ग्रुप या इंट्रा ग्रुप कन्फ्लिक्ट्स। ये कन्फ्लिक्ट ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअल कन्फ्लिक्ट्स के लिए। क्यों? इंडिविजुअल कन्फ्लिक्ट्स में एक एक बंदा इन्वॉल्व होता है तो उन्हें रिजॉल्व करना, उन्हें ख़त्म करना आसान होता है। जो ग्रुप्स के कन्फ्लिक्ट्स हैं ये इनमें ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, इनको रिजॉल्व करना मुश्किल होता है और इनके इम्पेक्ट भी फर्म के ऊपर हैवी आते हैं। अब रीजंस क्या हो सकती हैं इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट्स की। रीजंस कौन सी रीजंस हैं जो ग्रुप्स के दरमियान कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकती हैं। सबसे पहले लैक ऑफ लीडरशिप, के फर्म की जो लीडरशिप है उसकी क्वालिटीज़ पुअर हैं। वो लोगों को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहे, लोगों की स्किल्स को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, जिस वजह से ग्रुप्स के दरमियान कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहे हैं। या वो डिफरेंट ग्रुप्स को प्रॉपरली रिवॉर्ड नहीं कर पा रहे, कुछ ग्रुप्स के रिवॉर्ड दूसरों से बेहतर हैं, जिस वजह से लोगों के दरमियान कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। जो पुअर लीडरशिप है ये एक बड़ी वजह होती है इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट की। दूसरा लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, कि जो पुअर कोऑर्डिनेशन है या पुअर कंट्रोल है वो भी लोगों के दरमियान कन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। पुअर कोऑर्डिनेशन की वजह से लोगों को उनके गोल्स प्रॉपरली एड्रेस नहीं हो पाते, लोग अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते, जिससे कन्फ्लिक्ट अराइज होता है। फिर
अनरियलिस्टिक टारगेट्स, कि आपने अपने टीम्स के लिए जो टारगेट सेट किए हैं वो हकीकत से दूर हैं, यानी कि उन टारगेट्स को अचीव करना नियरली इम्पॉसिबल है। तो जिस ग्रुप के टारगेट ज़्यादा अनरियलिस्टिक होंगे उसका दूसरों के साथ कन्फ्लिक्ट आएगा। रोल एम्बिग्यूटी, कि लोगों के रोल्स प्रॉपरली असाइंड नहीं हैं, लोगों के रोल्स आपस में कन्फ्लिक्ट करते हैं, या लोग क्लियर नहीं हैं अपने रोल्स के मुतल्लिक कि कौन किसके ज़िम्मे कौन सा टास्क है, या हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू होम, कि लोग आंसरेबल किसके आगे हैं, किसकी अथॉरिटी सबको सुपरसीड करती है, किसकी अथॉरिटी सबके ऊपर सुप्रीम है। तो रोल का एम्बिग्यूटी होना, रोल के अंदर एम्बिग्यूटी होना भी कन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। देन इनकम्पैटिबिलिटी अमंग द स्टाफ, अगर आपने जो टीम इकट्ठी की है या जो स्टाफ इकट्ठा किया है वो मल्टीपल सोर्सेज से इकट्ठा किया है, वो स्टाफ पहले मल्टीपल जगह पे जॉब कर चुका है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है, उसका इफ़ेक्ट क्या आएगा, हर स्टाफ का हर मेंबर एक अलग एनवायरनमेंट में काम करने का आदी है, तो वो फर्म के अंदर प्रॉपरली सेट नहीं हो पाएगा, उसकी दूसरों के साथ कंपेटिबिलिटी नहीं बन सकेगी, दूसरों के साथ वो एडजस्ट नहीं हो पाएगा। फिर बायस्ड मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट का जो एटीट्यूड है वो बायस्ड है, यानी कि जानिबदाराना है, कुछ लोगों को वो ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहे हैं, कुछ लोगों को कम फैसिलिटेट कर रहे हैं, कुछ लोगों के पास ज़्यादा अथॉरिटी है, कुछ लोगों के पास कम अथॉरिटी है, हालांकि उनकी स्किल्स बराबर हैं, तो सिर्फ कहेंगे मैनेजमेंट के अंदर बायसनेस है। तो मैनेजमेंट का बायस्ड एटीट्यूड भी कन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा। लैक ऑफ रिकग्निशन, कि अगर किसी बंदे ने अपना टारगेट अचीव किया है ऑन टाइम, या किसी बंदे ने कुछ अचीवमेंट की है उसको रिकग्नाइज ना करना, उसको प्रॉपरली रिवॉर्ड ना करना, ये भी एक सोर्स होगा कन्फ्लिक्ट का। फिर ग्रुप पॉलिटिक्स, ये तकरीबन हर फर्म के अंदर ही एग्जिस्ट करती है, कि फर्म के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स बने होते हैं, कुछ फॉर्मल और कुछ इनफॉर्मल। तो आम तौर पे जो इनफॉर्मल ग्रुप्स हैं उन सब की मैनेजमेंट के साथ कंपेटिबिलिटी अलग अलग होती है, मैनेजमेंट के साथ एक्सेस या हारमनी अलग अलग होती है। बाज़ लोग मैनेजमेंट के ज़्यादा करीब होते हैं, बाज़ ग्रुप कम करीब होते हैं। तो जो लोग या ग्रुप मैनेजमेंट के ज़्यादा करीब होते हैं वो अपने लिए ज़्यादा बेनिफिट ले जाते हैं, उस वजह से भी कन्फ्लिक्ट अराइज होता है। डिफरेंसेस ऑफ वैल्यूज़ एंड एथिक्स, मुख्तलिफ लोग डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड से, डिफरेंट कास्ट से, डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ लोगों या ग्रुप्स के जो कोड ऑफ एथिक्स हैं, जो इखलाकियात हैं, वो डिफरेंट होती हैं एक दूसरे से। तो हो सकता है कि एक ग्रुप के काम करने का तरीका या एथिक्स दूसरे को पसंद ना आ रहे हों, ये भी एक कन्फ्लिक्ट का सोर्स बनता है।
डिफरेंस इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। मुख्तलिफ ग्रुप्स के मुख्तलिफ होती हैं इंटरेस्ट फर्म के रिसोर्स के अंदर, कि लोगों को सैलरीज क्या मिलेंगी, बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, परक्विजिट्स क्या मिलेंगे। तो फर्म से मिलने वाले जो बेनिफिट्स हैं उनकी बेस पे भी, उनके डिफरेंस के ऊपर भी लोगों के दरमियान कन्फ्लिक्ट, ग्रुप्स के दरमियान कन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं कि किसी एक ग्रुप को ज़्यादा रिवॉर्ड किया जा रहा है और किसी दूसरे ग्रुप को कम रिवॉर्ड किया जा रहा है। फिर टास्क इंटरडिपेंडेंस, जहाँ लोगों के टास्क एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हों, वहाँ ग्रुप्स के दरमियान कन्फ्लिक्ट आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो टास्क है वो डिपेंडेंट होता है रिपेयर मेंटेनेंस वालों के ऊपर और प्रोक्योरमेंट वालों के ऊपर, कि प्रोक्योरमेंट वाले टाइम पे मटेरियल परचेज़ करें, रिपेयर मेंटेनेंस वाले मशीनों को ठीक करवा के दें, तभी प्रोडक्शन वाले प्रोडक्शन कर सकेंगे। तो जब एक डिपार्टमेंट का काम दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होगा, उस सूरत में भी उनकी आपस में कन्फ्लिक्ट राइज होंगे कि एक डिपार्टमेंट अगर अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पाता तो दूसरों का काम भी उससे इफेक्ट होगा। ये कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स, अगर ग्रुप्स के दरमियान या मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज़ के दरमियान कम्युनिकेशन गैप मौजूद है, तो चीज़ों के कम्युनिकेट ना होने से, टास्क के कम्युनिकेट ना होने से भी कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। ये कुछ मेन रीजंस हैं ग्रुप्स के दरमियान कन्फ्लिक्ट क्रिएट होने के। अब कन्फ्लिक्ट्स, इसके फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, यानी कि कन्फ्लिक्ट्स का फर्म को फ़ायदा भी होता है, एडवांटेजेस भी होते हैं, और कन्फ्लिक्ट फर्म के लिए नुकसानदेह भी साबित होते हैं, इनके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जो फर्म को मिल सकते हैं कन्फ्लिक्ट की सूरत में? एक तो कन्फ्लिक्ट आने की सूरत में नेगोशिएशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, और नेगोशिएशन के स्टार्ट होने से आपके लिए नए इनोवेटिव वेज ओपन होते हैं। कन्फ्लिक्ट्स के बेनिफिट्स, कन्फ्लिक्ट के ड्रॉबैक्स। सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग, जब कन्फ्लिक्ट अराइज होगा तो ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टार्ट होगी, लोग चीज़ों के ऊपर सोचना शुरू करेंगे। दूसरा, मैनेजमेंट जब ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टार्ट करेगी तो इनोवेटिव वेज डिस्कवर होंगे किसी काम को करने के लिए, तो इनोवेशन को इनकरेज करती है ये। ओपन कम्युनिकेशन, जब कन्फ्लिक्ट आएगा आपस में डिस्कशन स्टार्ट होगी तो कम्युनिकेशन बेहतर हो सकेगी। बेटर कस्टमर सर्विसेज, जब कम्युनिकेशन ओपन होगी, इनोवेटिव वेज डिसाइड होंगे, कस्टमर को पहले से बेहतर सहूलियात, बेटर सर्विस प्रोवाइड की जा सकेगी।
सॉल्विंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग के ज़रिए, ओपन कम्युनिकेशन के ज़रिए। इनफैक्ट इफ़ेक्ट क्या आएगा कि जो फर्म के लॉन्ग लास्टिंग प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। क्रिएटिविटी इज स्टिमुलेटेड, लोगों की क्रिएटिविटी इम्प्रूव करेगी। तो ये कुछ पॉसिबल बेनिफिट्स हैं कन्फ्लिक्ट्स के। नुकसान क्या क्या हो सकते हैं इसके? डीमोटिवेशन, कि जब कन्फ्लिक्ट राइज होगा तो जिन लोगों की बात को वैल्यू नहीं दी जाएगी, जिनकी बात प्रवेल नहीं करेगी, वो डीमोटिवेट होंगे। अगर कन्फ्लिक्ट को ज़बरदस्ती सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी, उसका इम्पैक्ट क्या आएगा? स्टाफ के दरमियान जो कम्युनिकेशन है वो ब्रेक हो जाएगी। इम्पैक्ट क्या आएगा? जो कम्युनिकेशन पुअर हो जाएगी तो सर्विस क्वालिटी भी पुअर हो जाएगी, कस्टमर को पहले से ख़राब सर्विस मिलेगी। फिर डिसिप्लिनरी एक्शंस, हो सकता है कि मैनेजमेंट को कुछ एम्प्लॉइज़ के ख़िलाफ़ डिसिप्लिनरी एक्शन लेना पड़े, कुछ लोगों को पनिश करना पड़े, या इवन कुछ लोगों को फर्म से फायर करना पड़े। डिस्ट्रस्ट, जब मैनेजमेंट एम्प्लॉइज़ कुछ एम्प्लॉइज़ के ख़िलाफ़ डिसिप्लिनरी एक्शन लेगी तो हर बंदा दूसरे के मुतल्लिक मशकूक हो जाएगा, लोगों का आपस में जो ट्रस्ट है वो ख़राब होगा। ग्रुप क्रिएटिविटी इज़ लोअर्ड, जब लोग अपना सारा टाइम कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने पे लगा देंगे तो ग्रुप्स की जो प्रोडक्टिविटी है, जो क्रिएटिविटी है, वो रिड्यूस हो जाएगी। तो ये कुछ पॉसिबल ड्रॉबैक्स हैं कन्फ्लिक्ट्स के। डीलिंग द कन्फ्लिक्ट्स, कन्फ्लिक्ट को डील करने का तरीका क्या हो सकता है? ये बेसिकली दो मैनेजमेंट एक्सपर्ट थे, थॉमस एंड किल, थॉमस एंड किलमैन। इन्होंने अपनी बुक लिखी थी या इन्होंने इसको नाम दिया था TKI, थॉमस एंड किलमैन इंस्ट्रूमेंट, के कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के तरीके कौन कौन से हो सकते हैं, स्ट्रेटजी क्या क्या हो सकती है कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने की। पहली स्ट्रेटजी है या स्टाइल्स ऑफ रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट्स। कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के स्टाइल कौन कौन से हो सकते हैं? पहला स्टाइल है कम्पिटिटिव। कम्पिटिटिव स्टाइल में क्या होगा?
वैल्यू ऑफ ओन गोल हाई होगी, लोगों के लिए अपना मुफाद ज़्यादा अहम है। वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप, लोग आपस के तल्लक को क्या अहमियत देते हैं, कम, कि लोग अपने मुफाद के साथ ज़्यादा स्टिकी हैं और लोग आपस के रिलेशनशिप को या फर्म के साथ रिलेशनशिप को कम अहमियत देते हैं। गोल क्या है, मकसद क्या है इसका, गोल है आई विन यू लूज, कि एक पार्टी की विन होगी, दूसरी पार्टी लूज करेगी, दैट इज कंपिटिटिव। कंपटीशन का मतलब ही ये है, जिस तरह एक मार्केट में मौजूद सेलर्स के दरमियान कंपटीशन होता है कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, तो जब कस्टमर जब मार्केट में आएगा वो किसी एक पार्टी के पास ही जाएगा, तो जिस पार्टी कस्टमर ने जिस पार्टी से शेयर परचेज कर ली उस पार्टी की विन, बाकी सबकी लूज। तो कम्पिटिटिव स्टाइल में क्या होगा, एक पार्टी विन करेगी, दूसरी पार्टी का जो इंटरेस्ट है वो कंप्रोमाइज होगा, वो लूज पोजीशन में होगी। दूसरा क्या है, कंप्रोमाइजिंग, कंप्रोमाइजिंग में वैल्यू ऑफ गोल नहीं, वैल्यू ऑफ कंप्रोमाइजिंग, वैल्यू ऑफ ओन गोल कम होती है, कि लोग अपने गोल को कम प्रायोरिटी के ऊपर रखते हैं। वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप इसमें हाई पे रखी जाती है, कि लोग आपस के रिलेशनशिप को या लोग फर्म के साथ रिलेशनशिप को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। गोल क्या होता है, आई विन यू विन, दोनों ही विन करते हैं, किसी एक की जीत दूसरे की हार नहीं होती, दोनों पार्टीज की विन विन पोजीशन होती है। ये दूसरा तरीका है। फिर तीसरा स्टाइल, अवॉइडिंग। चौथा स्टाइल कोलैबोरेटिव। पांचवा स्टाइल अकोमोडेटिंग। होगा क्या, वैल्यू ऑफ ओन गोल, वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप, गोल। जी, अवॉइडिंग में क्या है, जहां पार्टीज कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना चाहती हैं, ख़त्म करना चाह रही हैं। सो जब आप कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करना चाह रहे हो तो आप अपने गोल को लो पे रखेंगे। रिलेशनशिप सॉरी जो रिलेशनशिप है उसको भी लो पे रखा जाएगा। होगा क्या, आई लूज यू लूज, यानी कि सिंपली
दोनों पार्टी इस चीज़ पे होती हैं कि अगर कोई गेन या बेनिफिट मुझे नहीं मिल रहा तो वो कंपटीटर को भी ना मिले, वो गेन या बेनिफिट दूसरे ग्रुप को भी ना मिले। इसमें क्या है कि कन्फ्लिक्ट को टोटली अवॉइड किया जाए। जिस चीज़ के ऊपर डिस्प्यूट अराइज हो रहा है उस चीज़ को वैसे ही छोड़ दिया जाए, वो चीज़ किसी को भी ना मिले। दैट इज अवॉइडिंग। देन कम्स कोलैबोरेटिव। कोलैबोरेटिव का मतलब होता है आपस में मिल जाना, एक दूसरे को अकोमोडेट करना, एक दूसरे को वेटेज देना। इसमें क्या है, वैल्यू ऑफ ओन गोल हाई है, लोगों के लिए अपना गोल अहम है, लेकिन उस अपने गोल के साथ साथ जो रिलेशनशिप है फर्म के साथ या एक दूसरे के साथ, वो रिलेशनशिप भी अहम है। सो अपना गोल इम्पॉर्टेंट है लेकिन रिलेशनशिप भी इम्पॉर्टेंट है। सो इसमें क्या होता है, आई विन एंड यू विन। बेसिकली विन विन पोजीशन होती है दोनों पार्टीज की। दैट इज कोलैबोरेटिव स्टाइल ऑफ कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। इस सूरत में क्या होता है, कोलैबोरेशन की फॉर्म में क्या होगा, पार्टीज आपस में नेगोशिएट करती हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, ओपन कम्युनिकेशन होती है, कोऑर्डिनेशन होती है और एक विन विन स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर ली जाती है। एंड द लास्ट वन, अकोमोडेट। अकोमोडेट का मतलब ही ये है दूसरी पार्टी को एडजस्ट करवाना किसी भी तरीके से। इसमें क्या होगा, लोग अपने रिलेशनशिप को हाई पॉइंट देते हैं कि हमारे लिए रिलेशन अहम है, हमारे लिए अपना गोल कम अहमियत रखता है। इसमें क्या है, आई लूज यू विन, कि एक पार्टी जिसके लिए रिलेशनशिप अहम है वो अपना गोल छोड़ देती है और दूसरी पार्टी के गोल को अकोमोडेट कर लेती है। दैट इज़ कॉल्ड अकोमोडेटिंग स्टाइल। इसमें जो पार्टी अकोमोडेट करेगी वो लूज़ करेगी और जिसको अकोमोडेट किया जाएगा वो पार्टी विन करेगी। ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं आपके कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का प्रोसेस है वो चलेगा कैसे। सबसे पहले सेट द सीन। बेसिकली क्या है, इसमें एक्टिव लिसनिंग के ज़रिए आप ये चेक करेंगे कि कन्फ्लिक्ट का बेसिकली सोर्स क्या है। टू फाइंड सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट, कि कन्फ्लिक्ट का बेसिक सोर्स क्या है, जो प्रॉब्लम है उसकी बेस कहाँ पे है, प्रॉब्लम अराइज कहाँ से हो रहा है। दूसरे नंबर पे गैदर इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी प्रॉब्लम के मुतल्लिक, कि कौन कौन सी कन्फ्लिक्ट के रीज़न क्या है, कन्फ्लिक्ट की बैकग्राउंड क्या है, और उस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व अगर करते हैं तो फर्म को कौन कौन सी चीज़ें सेक्रीफाइस करना पड़ सकती हैं, फर्म को कौन कौन से बेनिफिट्स एम्प्लॉयज़ को ऑफ़र करने पड़ सकते हैं। तो बेसिकली कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने की सूरत में फर्म के ऊपर क्या बर्डन आएगा। एग्री ऑन द प्रॉब्लम। यहाँ क्या है, बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन आपने गैदर की है और जो आपने प्रॉब्लम का सोर्स फाइंड किया है उसकी बेस पे प्रॉब्लम की एक स्टेटमेंट डिफाइन कर ली जाती है कि प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या। क्या प्रॉब्लम अथॉरिटी का है, क्या प्रॉब्लम प्रोविजन ऑफ बेनिफिट्स का है, या प्रॉब्लम
एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का है। सो प्रॉब्लम के ऊपर एग्री हुआ जाता है। देन ब्रेनस्टॉर्मिंग, किसी भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कि जहां आपस की नेगोशिएशन के ज़रिए मल्टीपल सॉल्यूशंस को कंसिडर किया जाता है, मल्टीपल सॉल्यूशंस के ऊपर बात की जाती है कि किन किन तरीक़ों से इस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जा सकता है या एटलीस्ट इस कन्फ्लिक्ट को लोएस्ट लेवल पे ले जाया जा सकता है जहां ये फर्म को, ग्रुप्स को और इंडिविजुअल्स को एडवर्सली इफेक्ट ना करे। एंड देन द लास्ट पार्ट, गेटिंग अ सोल्यूशन। इस पार्ट में क्या है, आप एक सोल्यूशन के ऊपर पहुंच जाते हैं कि जो प्रॉब्लम अराइज हुआ था उसको सॉल्व करने का एक जो पॉसिबल सोल्यूशन है वो क्या होगा। इस तरीके से आपका कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाएगा। ये आपका चैप्टर था 10। एक चैप्टर हमारा सिर्फ रह गया, वो इंशाल्लाह आज के दिन में ही कवर हो जाएगा। नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 11 कवर हो जाएगा हमारा और कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।